गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता रहा था। मेटल और लिजेंड बॉन्ड बनाते हैं आपस में। कब बनाते हैं? जब लिजेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये पढ़ा हमने। किस किस हाइब्रिडेशन में क्या क्या ज्योमेट्री होगा, ये सब पढ़ा हमने। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी का लीजिए, चाहे वो डायरेक्शनल है नेचर में, ठीक है। एक शेप जो है ना वो प्रोवाइड करवा रहा है, एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करवा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद में आपके पास यहाँ क्या है कि जो लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे उसने लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, रीजन तो नहीं बताया उसका, रीजन ये थ्योरी बता रहा है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन से ऊपर उठकर एक और थ्योरी बनता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस पढ़ देते हैं हम, ठीक है। लिमिटेशंस है किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। तो पहला, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारे अजम्पशन बता दिए इसने। मेटल लिजेंड का बॉन्ड इसलिए बनेगा, ये ज्योमेट्री, ये हाइब्रिडेशन तो ये ज्योमेट्री होगा, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, उनका रीजन वगैरह कुछ बता ही नहीं रहा। मतलब अजम्पशंस बहुत ज्यादा बता रहा है, और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा अजम्पशंस गलत होते हैं, ठीक है। दूसरा, it could not explain thermodynamic and kinetic stability of complex की क्या नहीं बता पाई है? थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज नहीं बता पाया। ये नहीं बता पाया कि why coordination compound is inner orbital and in same oxidation state it is outer orbital complex। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो उसमें एक में वो इनर ऑर्बिटल और एक में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है वो? मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन एंड हाई स्पिन। नहीं बता पाया कि एक कॉम्प्लेक्स तो लो स्पिन होता है और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होता है। रीजन बता ही नहीं रहा हूं, तो ये लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा हमें ये। तो ये लिमिटेशंस थी किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन से ओवरकम होकर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों से ऊपर उठकर एक और थ्योरी बनता है जिसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन से ऊपर उठकर एक और थ्योरी बनता है जिसे हम कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम वो करेंगे। CFT का कहते हैं उसे हम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्या है उसके बारे में पढ़ना अच्छे से। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्रिस्टल, अब देखने की बात ये है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं हम? क्रिस्टल कहते हैं एक आयनिक कंपाउंड को। आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं कहते, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं होता। जिसके अंदर बॉन्ड होता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड में कोई बॉन्ड नहीं होता। जिसे आप आयनिक बॉन्ड कह रहे हो, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरह का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? आयनिक कंपाउंड को। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके पास यहाँ क्या है? वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या समझेंगे हम उसके अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि इट या it states that the bond between
it states that the bond between metal and ligand is purely ionic in nature, as the name suggested, crystal। ये कह रहा है कि ना मेटल और लिजेंड के बीच का बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक है, प्योरली आयनिक मेटल और लिजेंड के बीच का। जैसे कि इसका नाम है कि क्रिस्टल हम किसका आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो मेटल और लिजेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, प्योरली आयनिक है, ठीक है। आयनिक है तो क्या होगा, एक कटायन और एक अनायन होगा। आयन्स क्या होते हैं, कटायन होते हैं, कनायन होता है, उनके बीच के बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। तो इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल act as a positive pole and the ligand act as a negative pole। एक आयनिक कंपाउंड में कटायन अनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। तो मेटल पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा, लिजेंड नेगेटिव चार्ज का काम करेगा, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ। दूसरी चीज है यहाँ, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि मान लीजिए मेटल है कोई भी और लिजेंड आपके पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव है ही, मेटल अपना पॉजिटिव होगा वहां, सही है। लेकिन लिजेंड यदि वाटर होता और अमोनिया होता, वाटर है तो न्यूट्रल है, अमोनिया है तो न्यूट्रल है। अब इस केस में नेगेटिव लिजेंड कैसे होगा आपके पास, होगा क्योंकि ये कैसे होते हैं, डाइपोलर। इनके डाइपोल का नेगेटिव पोल, जैसे वाटर है, वाटर में क्या होता है HOH, OHH, तो ये क्या होता है नेगेटिव टू नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब मेटल के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो फिर भी हो गया ना। तो इन केस ऑफ ए न्यूट्रल लिजेंड, in case of a neutral ligand, the negative pole of the dipolar molecule act as a negative pole। जो नेगेटिव पोल है किसका, उसके डाइपोल का, मतलब वाटर का नेगेटिव एंड कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला, ये एक नेगेटिव चार्ज की तरह का बिहेव करेगा, ट्रीट करेगा। ये बात याद रखनी है आपको। ये है पहला इसका, ठीक है। उसके बाद में आपके पास यहाँ मतलब आयनिक कंपाउंड तो बताया जा रहा है। उसके बाद में क्या है सेकंड पोस्टुलेट में कि the ligand surrounds a metal in such a way that there would be minimum repulsion and maximum stability। कि ligand जो है मेटल को इस तरह से घेरे रहते हैं कि उनके बीच की कम से कम रिपल्शन हो और ज्यादा स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो। इस तरह की चीजें होंगे आपके पास यहाँ, ठीक है। तो एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मेन बात यही थी कि ना वो आयनिक बॉन्ड बता रहा था मेटल लिजेंड के बीच का, जिसमें मेटल पॉजिटिव और लिजेंड नेगेटिव। न्यूट्रल लिजेंड के केस में जो लिजेंड का नेगेटिव एंड है वो किसका काम करेगा, नेगेटिव पोल का काम करेगा, नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। ये है आपके पास, ये करना आपको। अब इसी में आपके पास है कि ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसी का हिस्सा है, ये भी इसी का हिस्सा है। और अब जो लिख रहा हूं ये भी CFT का ही हिस्सा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हिस्सा है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्या करना आपने, बड़े ध्यान से चीजों को सुनना है, जो समझा रहा हूं आपको, जो बोल रहा हूं इंग्लिश में, जो चीजें बोल रहा हूं हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो लेकिन अच्छे से सुनना आपने। तो क्या, as a ligand approaches to the metal ion, as the ligand approaches to a metal ion, जैसे ही कोई ligand मेटल के आयन के पास में जाता है, अप्रोच करता है, then the d orbital of a metal does not decelerate all the time, does not remain decelerate all the time, it split in two sets of energy,
इट स्प्लिट इन टू सेट्स ऑफ एनर्जी, वन of higher energy and other is lower energy. The higher energy orbital called EZ, which contain two orbitals, which is dz square and dx square minus y square, and the other set of energy which is of lower energy called T2z and have three orbital dxy, dxz and dyz. बड़े ध्यान से सुनना आप, जो मैंने बात बोल रही है आपको, कि जैसे ही कोई लिजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को या मेटल के आयन को कह लीजिए सीधा अप्रोच करता है, उसे मेटल के पास में जाता है वो लिजेंड, तब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ये होता है आपके पास 5 ऑर्बिटल है सब शेल में, इसमें डी में डज नॉट डिजनरेट ऑल द टाइम, हमेशा एक जैसी एनर्जी नहीं रखेगा, वो टूट जाएगा किसमें, दो सेट में, एनर्जी के दो सेट में, इससे ऊपर, मतलब ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, अब इसमें क्या हुआ, यहां से एक लोअर एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का, जो हायर एनर्जी के हैं उसमें दो ऑर्बिटल है, कौन कौन, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका नाम है इजी। जो लोअर एनर्जी के हैं उसमें है 3 ऑर्बिटल, dxy, dxz और dyz, और उसका नाम है T2z, और उसका नाम क्या है, T2z, उसका नाम है T2z। जो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है वो है इजी, और जो लोअर एनर्जी का है वो T2z। ठीक है, ये समझना आपको ये बात। उसके बाद में आपको मतलब क्या समझाया मैंने आपको, कि जैसे ही मेटल कोई लिजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट्स ऑफ एनर्जी में स्प्लिट हो जाता है। जो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी थी, अब एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी। एक सेट जिसका नाम है इजी, जिसमें दो ऑर्बिटल है, कौन कौन से, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर डैश z स्क्वायर भी कर सकते हैं आप इसे, जो कि हाई एनर्जी होगा, इजी नाम है। लोअर एनर्जी में 3 ऑर्बिटल होंगे लोअर सेट में, जिसका नाम है T2z, और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ऑर्बिटल है dxy, xz और yz। ये है आपके पास, ये लोअर एनर्जी का और ऊपर वाला हायर एनर्जी का, नीचे वाला लोअर एनर्जी का, ऊपर वाला हायर एनर्जी का। ये सब क्वेश्चंस होंगे आपके एक ना, कि लोअर एनर्जी हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्यों बने, कि कोई लिजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो ये हायर एनर्जी लोअर एनर्जी के क्यों बने, ऐसा क्या हुआ वहां, ये सब आपको हम बताएंगे यहां। कि ये है आपके पास कि ऐसे लिखते हैं आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए, ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, तो यहां से ये एक्स, ये वाई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लें। अब जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, the electrons present in dz square and dx square minus y square, ठीक है, their lobes are present at the axis, dz square है, देखो ये dz square है, dz square ऐसे होता है, इसका लोब x के ऊपर होता है, यही इलेक्ट्रॉन है इसके, और यही लिजेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, मेटल का डी ऑर्बिटल है जो है dz square, dz square में इलेक्ट्रॉन है x के ऊपर, और लिजेंड भी अपने इलेक्ट्रॉन आकर क्या देगा x के ऊपर, तो वहां क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा, और जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, तो इसलिए dz स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा। ऐसे ही dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, द लोब्स ऑफ द प्रेजेंट ऑफ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो dx स्क्वायर x का ये होगा, y का ये होगा, तो ये यहां प्रेजेंट होंगे, वही लोब सिन का, मतलब अलग से लिखोगे आप तो dz के लिए क्या लिखोगे, देखो ये वाली जो z एक्सिस है, तो z के लिए लोब जो है ना वो x के ऊपर होगा यहां, और फिर इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहीं आएंगे लिजेंड के x के ऊपर, तो वही इलेक्ट्रॉन है मेटल के, और वही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लिजेंड के, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, ये चीज आपके पास। तो dz स्क्वायर में एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा हो जाएगी, और ये ज्यादा ही मैंने रखा है। अब ऐसे ही
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर आ जाओ, ये एक्स है ये वाई है, तो इनका लोब भी कहां प्रेजेंट होता है, एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, वही लीजेंड का इलेक्ट्रॉन भी वही आ जाएगा एक्स के ऊपर, इनका लोब भी कहां है, एक्स के ऊपर, तो क्या होगी ज्यादा क्या होगी रिपल्शन, ज्यादा एनर्जी, तो इसलिए dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उनके शेप से समझेंगे आप, इन दोनों ऑर्बिटल की, इन दोनों ऑर्बिटल की शेप क्या होती है कि इनका लोब x के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन है वही x के ऊपर, और वही लीजिए अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को x के ऊपर ही, तो वही मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और वही लीजेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों की क्या होगी रिपल्शन, जितने ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, जबकि इनकी एनर्जी कम क्यों होती है dxy की, xz की या yz की, इसके लिए देखो बना रहा हूं मैं, यही बना देता हूं चाहे, ये मैंने 3 डायमेंशन के लिए लिखा था, ये देखिए जैसे मान लीजिए dxy का बनाना आपको, xy तो x ही हो गया y हो गया, तो dxy का है, तो इनका लोब कहां प्रेजेंट होता है, देयर लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दोज ऑफ एक्सिस, x के बीच में होता है, इनका लोब देखो x के बीच में है, अब लीजेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा एक्सिस के ऊपर, और मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है कहां, इन दोनों एक्स के बीच में, तो थोड़ा सा दूर हो गया, लीजेंड का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो गया किससे, मेटल के इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए दूर होगा तो रिपल्शन कम, एनर्जी भी कम, रिपल्शन कम तो एनर्जी भी कम, क्योंकि लीजेंड तो देखो इस एक्सिस के ऊपर है, उसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, इस एक्सिस के ऊपर यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स उसके, और जबकि मेटल के इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो कम रिपल्शन कम एनर्जी, यदि डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर है तो उनमें कम रिपल्शन है तो कम एनर्जी, यहाँ क्या था मेटल का भी इलेक्ट्रॉन वही और लीजेंड का भी इलेक्ट्रॉन भी वही, यहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन तो एक्स के ऊपर, ज्यादा रिपल्शन ज्यादा एनर्जी, ये होता है रीजन किसका कि dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, dxy xz और yz की एनर्जी क्यों कम होती है, क्योंकि इनमें रिपल्शन ज्यादा एनर्जी भी ज्यादा, इन तीन में रिपल्शन कम है एनर्जी भी कम, क्यों कम है रिपल्शन और क्यों ज्यादा रिपल्शन मैंने समझाया आपको, ये चीज मैंने आपको समझाई है, ये होता है आपके पास, ये रीजन है कि जब मेटल का कोई जब लीजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल के पास जाता है, मेटल आयन के पास जाता है, तब ये जो मेटल का डी ऑर्बिटल है ना, ये दो सेट ऑफ एनर्जी में टूट जाता है, एक हाई एनर्जी में एक लोअर एनर्जी में, हाई एनर्जी के ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है, हाई एनर्जी के सेट को क्या कहा जाता है EZ कहा जाता है, और लोअर एनर्जी वाले को क्या कहा जाता है T2Z कहा जाता है, हाई एनर्जी के कितने ऑर्बिटल है, दो, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लोअर एनर्जी के कितने, तीन, dxy xz और yz, ये था, तो ये डी ऑर्बिटल की शेप जरूरी थी, यहाँ शेप से ही समझ में आएगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, ये है आपके पास xy है, ऐसे ही xz की शेप होगी, ऐसे ही yz की शेप होगी, ये था आपके पास, ये कर जैसे xz की शेप लिखेंगे आप, तो xz की, ये मान लीजिए x है ये z है, तो xz का लोब कहां होगा, x के बीच में, ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन लीजेंड का इलेक्ट्रॉन एक्स के ऊपर और मेटल का इलेक्ट्रॉन लोब में यहाँ होगा, तो दूरी है थोड़ी सी डिस्टेंस है तो रिपल्शन कम होगी, तो इसलिए एनर्जी भी कम हुई, xz की, ऐसे ही yz का लिखना आपको, ये करना आपको यहाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए मैंने ये जो चीज बताई आज इतनी ही करनी बस, उसके बाद में कल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, ये सब चीजें होंगी आपके यहाँ, और इसमें जो किस तरह से D4 से लेकर D7 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, कलर, मतलब कल ये CFT कंप्लीट होगी, लेकिन आज मैंने जो इसका पोस्टुलेट है, जो परसेप्शन है, इसके बारे में जो बताई है, वो चीज आपको याद रखनी है, जितना बताया है उतना याद रखना आपको, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी थ्योरी है और थोड़ी सी कठिन भी है VBT की बजाय, तो इसलिए आपको जितना बताया आज मैंने वो करना है आपको, उसके बाद में जो कल होगा वो, आज ये करना है आपको, कल इसको कंप्लीट करवा देंगे इस थ्योरी को, उसके बाद में 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये चैप्टर भी, ये है आपके पास, ये करना आपको, इतना तक का काम आपको करना जो आज बताया मैंने।